हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल साजी इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन के कार्यों में लगे हुए होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझा था और समांतर श्रेणी में आने वाले कुछ जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जिनकी सहायता से हम प्रश्नों को हल करते हैं, उनको तरीके से समझाया है। आई होप आपको वो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो उन्हीं पॉइंट्स की सहायता से अब आपके सामने इसी एक्सरसाइज का एक नया प्रश्न सामने है और इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। अब हम इस प्रश्न को समझने जा रहे हैं। हालांकि ये एक्सरसाइज आपकी 5.1 जो है उसका पहला प्रश्न है। अब आपके मस्तिष्क में विचार आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमें पहले क्यों नहीं करवाया गया। तो इसका एक ये रीजन था कि अगर मैं पहले ये आपको प्रश्न करवाता तो इतनी सारी लैंग्वेज आप देखकर डर जाते, आपको समस्या होती और आप इसको समझने की कोशिश नहीं करते। हमने आपको पहले कॉन्सेप्ट्स को समझाया, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, अर्थात d बराबर a2 माइनस a1 होता है, और कैसे हमें ज्ञात करना होता है कि दिए गए पद जो हैं वो AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है। उसके लिए भी मैंने कल आपको बताया था कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 में अगर आप रखेंगे तो जो भी सूची या श्रेणी दी गई होगी वो आपकी समांतर श्रेणी में होगी। ये सब हमने आपको कॉन्सेप्चुअल पहले अच्छे से समझा दिया। अगर आपने अभी भी वो ना देखा हो और उस कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहते हैं तो प्लीज जो आपको पिछली वीडियोस में बताया गया है, यहाँ तक कि समांतर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया था, आप उसको देख ले जाकर, तो आपको और भी चीजें, अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं तो आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो उस सबका रीजन यही है कि आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए था। अब आई होप आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप इस प्रश्न को बड़ी ही आसानी से कर लेंगे, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से, यानी कि आपको कुछ स्थितियां, कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी और कहा गया है स्थितियों में से किन स्थितियों में, यानी किस सिचुएशन में संबद्ध संख्याओं की सूची, यानी इसमें जो संख्याएं लिखी होंगी उससे बनने वाली जो सूची होगी, जो सीरीज होगी, जो लिस्ट होगी, वो एपी है। एपी मतलब, फिर से आपको बता रहा हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। एपी का ये अर्थ होता है, इससे कंफ्यूज ना हो। तो वो सूची हमें चेक करनी होगी कि एपी है या नहीं, और अगर है तो क्यों है। दो आपको आंसर लिखना है, तो ये चेक करना है कि एपी है या नहीं, और अगर है तो क्यों। तो इसी क्वेश्चन से संबंधित पहली स्थिति आपके सामने दी है, और भी 3-4 प्रश्न दिए होंगे वो भी हम करवाएंगे। तो पहली कंडीशन, पहली स्थिति ये है कि आपको पता करना है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए है। यानी कि कोई एक टैक्सी है, ठीक है, कोई एक टैक्सी है, इसका अगर बात करें तो प्रथम किलोमीटर का, पहले किलोमीटर का जो किराया है उसके बाद का जो किराया है अतिरिक्त, हर एक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। पहले किलोमीटर, यानी टैक्सी पहले जब 1 किलोमीटर जाएगी, यानी पहले मान लीजिए ये टैक्सी जो है वो यहां से चलकर जब यहां आए 1 किलोमीटर में, तो इसको मात्र रुपए देने होंगे 15 रुपए। कितने रुपए यहाँ पर देने होंगे? 15 रुपए। अब इन्होंने कहा है कि अब 1 किलोमीटर के बाद जब आगे जाएगी तो अब इसे क्या करना होगा, हर बार प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए देना होगा। यानी ये डेफिनेट है कि पहले किलोमीटर में सिर्फ 15 रुपए, उससे आगे जितने भी किलोमीटर जाओगे, मान लो आप अगले 1 किलोमीटर चल गए, ये पहला 1 किलोमीटर था, फिर आप अगले 1 किलोमीटर चल गए, फिर उसके बाद अगले 1 किलोमीटर चल, यहाँ पर आप जो है चल जाते हैं, तो पहले तो 15 ही जाएंगे, अगले वाले में 8 जोड़ दीजिए पहले से, तो 15 8 23 रुपए जाएंगे। फिर आगे अगर आप अगला तीसरा किलोमीटर जाना चाहते हैं, 1 और किलोमीटर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको अतिरिक्त किराया 8 रुपए देना होगा। अतिरिक्त लिखा ना, अतिरिक्त किराया 8 रुपए देना होगा। यानी फिर से आप इसमें 8 रुपए ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 31 रुपए। तो मैंने आपको एक डायग्राम से समझाया, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सबसा समझेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया, हमें सिर्फ ये लिखना है पहले। तो हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का
किराया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि प्रथम के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रथम के लिए आपको बताया गया अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया है वो है आपका 8 रुपए। इस प्रकार से अब इन दोनों की सहायता से आप क्या करेंगे, एक सीरीज बनाएंगे, एक श्रेणी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, अभी मैंने आपको वहां पर बना के दिखाया था, वही श्रेणी बनानी है। तो पहले कितना आएगा, पहले 15 रुपए, फिर आगे कितना हो जाएगा 8 जोड़ दीजिए 23 रुपए, फिर आगे 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 31 रुपए, फिर 8 जोड़ दीजिए 39 रुपए। इसी तरीके से आगे आप और भी जोड़ सकते हैं। तो ये तो श्रेणी हो गई। तो इन्होंने कहा था ना कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। तो ये हमारे पास एक सूची यानी श्रेणी मिल गई है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि यदि एपी है तो क्या सूत्र लगता है, बताया था A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ये आपको सूत्र बताया गया था कि कभी भी एपी अगर चेक करनी हो तो ये सूत्र अप्लाई करेंगे। और A2 A1 A3 A2 ये सब क्या है, ये पहला होगा A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा A4। तो अभी A2 पूछा गया तो A2 हो गया 23 माइनस A1 कितना है 15 बराबर पुनः A3 कितना है 31 और A2 कितना है 23। तो 23 से 15 का कितना आ गया यहाँ पर 8 और 31 से 23 का कितना आ गया 8। यानी आप देख सकते हैं पिछले प्रश्नों की तरह जो पिछली वीडियोस में आपको मैंने समझाया था, दोनों लेफ्ट एंड राइट बराबर हैं और यही कहलाता है सार्वंतर। तो इसमें लेफ्ट और राइट बराबर हैं, इसलिए क्या है एपी है। तो हम लिख देंगे अतः सूची क्या है एपी है। तो एक हमने जो है प्रश्न को सॉल्व कर दिया। आगे पूछा क्यों, तो क्यों का जो रीजन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नीचे लिख लेना। तो क्यों में क्या लिखना होता है, क्यों में लिखना होता है हमें इसका सार्वंतर। तो हम यहाँ लिख देंगे सार्वंतर जो कि डी वो कितना है, यहां से उठा के चाहे लेफ्ट वाला लिखें या राइट वाला 8 लिख देंगे, चूंकि सार्वंतर डी बराबर 8 समान है। क्या है, समान है। तो ये दोनों प्रश्नों का आंसर हो गया। पहला आंसर सूची एपी है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके बता दी यहाँ सूची एपी है। उसके बाद क्यों, तो क्यों का मतलब हो गया क्योंकि सार्वंतर दोनों तरफ समान है इसीलिए एपी है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब इसी का हम दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इस प्रश्न से संबंधित अब हम दूसरी स्थिति को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने लिख रखी है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताएं, हमने आपको पिछले जितने भी क्वेश्चन समझाए थे वो बहुत ही इजी थे। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। यदि मैं ये प्रश्न आपको ना समझाता तो आपके मस्तिष्क में विचार आता कि सर ने इजी क्वेश्चन को समझा दिया और टफ क्वेश्चन को छोड़ दिया, गलत गुमान होता ना। तो इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि यदि आपको मैं इजी क्वेश्चन समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो इससे संबंधित बड़े प्रश्नों के भी समझाऊँ, जिससे कि आप अन्य विद्यार्थियों से आगे निकलें और बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा करें, यानी अच्छे मार्क्स लाएं और इन पर आपका कमांड हो। आप इनको देखकर भयभीत ना हो, डरे ना। तो इस पर आप कमांड करेंगे, इसको आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा और आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में शब्दशः ले जाकर इसको लिख सकते हैं और आप किसी भी अपने साथी को समझा सकते हैं, जिससे कि वो एक गौरवान्वित क्षण होगा आपकी क्लास में। तो चलिए समझते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। दिया गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई एक बेलन होगा, ठीक है, उसमें हवा की जो मात्रा है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर हमारा, उसमें हवा की मात्रा कुछ भी हो सकती है, तो मान लेंगे हम 1, ठीक है, 1 मानेंगे। जबकि वायु निकालने वाला पंप, अब उस बेलन से जो हवा निकाली जाती है वो पंप जो है हर बार प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4, यानी बेलन में जितनी भी हवा है उसका, तो इस चीज को ध्यान देना है, का मतलब होता है गुणा, ठीक है, उस चीज का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब मैं थोड़ा सा मैं समय लूंगा, लेकिन इस चीज को अच्छे से मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। क्या काम करेंगे, मान लीजिए कि ये आपके पास कोई एक पार्ट है, किसी चीज का कोई एक पार्ट है या कोई एक वस्तु है। अब
इस वस्तु का 1/4 भाग हमें इसमें से बाहर निकालना है पहली बार में। तो अभी ये पूरा है ना कंप्लीट, तो इसके 4 हिस्से कर दें, 1 2 3 और 4 हिस्से हो गए। अब पहली बार इसका आप 1/4 जब निकालेंगे पहली बार तो कैसे बन के आएगा, तो कुछ इस तरह आएगा। ये चौथा हिस्सा हमने निकाल दिया, ठीक है। अब फिर हम आपसे कहें कि अब दोबारा आप इसका 1/4 हिस्सा निकालें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब बचा है, जो शेष बचा है, कहाँ लिखा है देखो, जो शेष बचा है, प्रत्येक बार शेष, जो शेष बचा, ये हमारे पास शेष बचा है, तो अब इसको भी 4 भाग में बांटिए और इसका फिर चौथा पार्ट निकाल लीजिए। तो 1 2 3 और 4, तो अब आपका ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। तो अब आपके पास कैसे बचेगा, यानी अभी मैं इसको यहीं बनाऊंगा। अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो कैसे बन के आएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये इसका 1/4 निकाला तो ये बचा। अब आपसे कहा जाए फिर से अब इसका भी 1/4 निकालें, हर बार शेष का 1/4, तो आप क्या करेंगे, तो फिर से इसमें क्या करेंगे, इसके 4 टुकड़े कीजिए, 1 2 3 और 1 4। तो जब ये निकल जाएगा तो फिर से हमारे पास कुछ इस तरीके से ये बचेगा। तो जब भी कहा जाए का 1/4, तो का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास है उसके आप 4 हिस्से करें, फिर निकालें, फिर जो बचेगा फिर उसके 4 हिस्से करें, फिर निकालें। तो इस तरीके से ये सीरीज बन गई। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये एक सीरीज बन गई, एक श्रेणी बन गई इस तरीके से। तो ये भी एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें बेलन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शब्दशः। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कि बेलन में उपस्थित हवा यहाँ लिख लेंगे हम लोग, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा तो मान लेते हैं 1 है। चाहो इसको आप 1 किलोग्राम 1 लीटर कुछ भी ले सकते हो, कोई भी इकाई आप मान सकते हो, लेकिन हमने अभी 1 लिखा। अब क्या बोला है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, तो अभी तो शेष यही है, जितनी है वो शेष ही होगी, हवा का 1/4। तो हम यहाँ पर निकालेंगे, पंप लिखेंगे, पंप निकालता है, पंप हवा निकालता है, हवा निकालता है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, ये अभी प्रारंभ में है ना, शुरुआत में है, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे A1, ठीक। तो पंप हवा जो निकालेगा वो कितनी निकालेगा, का 1/4, यानी इसका 1/4। तो इसकी 1/4, इसका 1/4 हिस्सा कैसे करेंगे, जो भी लिखा होगा उसको लिख देंगे और फिर इसका का मतलब गुणा लगाया 1/4। अभी हम लोग ये मालूम करें कि कितनी निकलेगी। तो यहाँ क्या होगा, 4 से 1 तो कटेगा नहीं, 1 कम 1 हो गया और नीचे 4, यानी 1/4। यानी अब आपको जब दोबारा जो, यानी इसमें से निकालनी कितनी, इतनी निकालनी है, तो इसमें से घटाकर कितनी बचेगी, तो यहाँ लिखेंगे शेष हवा, लिखेंगे शेष हवा। तो शेष हवा को लिखा जाएगा A2 से। A2 कितना था, पहले कितनी थी 1, निकालनी कितनी है 1/4। तो इसको कैसे हल करेंगे, 4 एकम 4 माइनस ऊपर जो लिखा लिख दीजिए /4। तो 4 से गया 3/4। तो अब जो दूसरी 1/4 निकालने के बाद, इतनी जब हमने निकाल दी तो अब कितनी बची है, शेष हवा 3/4। अब अगली बार फिर से हमें क्या करना है, हवा निकालना है 1/4। अब इसकी 1/4 निकालना है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम से बताया था, हर बार उसके 4 हिस्से किए जाएंगे। तो अब इसका भी हमें 4 हिस्सा यानी चौथाई हिस्सा निकालना है। तो फिर से निकालेंगे, यहाँ पर हवा निकालता है कैसे, 3/4 का क्या करेंगे हम लोग, गुणा 1/4 करेंगे। तो 3 एकम 3 हो गया। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ 1 एकम 1 हुआ था, यहाँ 3 एकम 3 हो गया और नीचे 4 चौके 16। ऐसी कंडीशन में जब 2 फ्रैक्शन दी हो और दोनों के बीच में गुणा का निशान हो, तो अंश की गुणा हो जाती है और हर की गुणा हो जाती है। तो 3/16, यानी अब आपको दूसरी बार कितनी निकालनी होगी, 3/16 हवा निकालनी होगी। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, शेष हवा। क्या लिखेंगे, शेष हवा। शेष हवा ये A2 थी, तो अब क्या आएगी A3। तो शेष कैसे आएगी, यानी पहले कितनी थी, पहले जो बच गई थी शेष, ये वाली वो बची थी 3/4। तो 3/4 से कितनी निकाली है, 3/16 निकाली है हमने।
ठीक है, जिस तरीके से पहले कितनी थी 1, फिर निकाली कितनी 1/4, तो बच गई 3/4। अब फिर हमने 3/4 का चौथाई हिस्सा निकाला 3/16। अब जो 3/16 बची थी उसमें से अब फिर हमें क्या करना है, सॉरी जो 3/16 निकालना है वो ये जो बची थी इसमें से हमने निकाल दी। अब देखिए ये वाली फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, जब हर अलग अलग हो, यहाँ पर तो हर समान थे या नहीं था, हमने इसको ऐसे ही कर लिया था, यहाँ हर आपका समान नहीं है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हर को पहले बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, तो 4 को 16 बनाओ, तो 4 चौके 16, नीचे भी 4 से गुणा और ऊपर भी 4 से गुणा, ठीक है। तो ऊपर हो गया 3 चौके 12 माइनस 3 को वैसे लिखा जाएगा और नीचे 16 को एक बार। कैसे मैंने बताया आपको, फिर से समझिए, यहाँ 4 था, यहाँ 16 था, तो पहले आपको 4 को इसके बराबर बनाना है। तो 4 16 कब बन सकता है, जब 4 का बाड़ा 4 बार पढ़े, 4 चौके 16, अगर 20 होता तो 4 पंचे 20 लिख लेते हैं। तो जब नीचे जितने से करोगे उतने ही ऊपर से करोगे आप, ठीक है। तो हर बराबर हो जाएंगे, इसलिए ऊपर वाला 3 चौके 12 लिखा, माइनस का निशान ये 3 लिख लिया। यहाँ हमें कुछ नहीं करना होता, अगर प्लस होता तो प्लस कर देते। अब ये 12 से 3 गया, कितना बचा 9, 9/16। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया A3 बराबर 9/16। अब हम लोग इसी प्रकार से फिर से ध्यान दें, क्वेश्चन में बने रहें, आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा अगर आप सब्र रखेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। पहले A1 था, फिर मैंने उसका 1/4 निकाला, घटाने के बाद A2 मिला, फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास शेष हवा थी 3/4, उसका 1/4 निकाला, जो कि हमें निकालना था, तो 3/16 निकाला। अब जब 3/16 निकाला है, यहाँ पर मैं 3/16 हवा उसमें से निकाली, तो हमें मिला A3 9/16। अब क्या करेंगे, अब फिर से हमें पंप से हवा निकालनी है, इसकी कितनी 1/4। तो फिर हम यहाँ पर निकलते हैं, लिखेंगे यहाँ पर यही वाली लाइन कि हवा निकालता है, हवा निकालता है, निकालता है। तो कितनी निकालेगा भाई, हवा निकालेगा, इसको बराबर कर लीजिए आप, 9/16 लिखिए। आपको हो सकता है दिख ना रहा हो, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 9/16 लिखिए और गुणा यहाँ पर 1/4। तो 9 एकम 9 हो गया, यहाँ 16 चौके आपकी 64 हो जाएगा। ध्यान देना है, 9 एकम 9, 16 चौके 64, जैसे यहाँ पर 3 एकम 3 और 4 चौके 16। तो अब की आपको अगला पद जो A4 आपको ज्ञात करना है, उसमें कितनी निकालनी होगी 9/64। तो फिर से क्या लिखेंगे, शेष हवा, शेष हवा। तो जो शेष हवा होगी वो कौन सा पद होगा, A4। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे A4 बराबर, कैसे, जैसे यहाँ क्या लिखा था, पहले जितनी थी यानी A2 में जितनी थी वो यहाँ लिखी थी, माइनस जितनी निकाली है वो इसमें से माइनस कर दी है। अब चौथे में निकालने के लिए पहले कितनी थी 9/16, तो यहाँ लिख दीजिए 9/16, निकाली कितनी है 9/64, तो निकाली मतलब माइनस करना। अब जैसे हमने यहाँ पर 4 को 16 के बराबर किया, क्योंकि हर बराबर करना होता है घटाने के लिए फ्रैक्शन को, उसी तरीके से आप खुद बताएं कि यहाँ 16 यहाँ 64 है, घटाया नहीं जा सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आपका जवाब होना चाहिए कि इसको हमें 16 को 64 बनाना है। तो जब आप 16 को 64 बनाएंगे तो आप बताएं कितने से गुणा करेंगे, 16 का पहाड़ा पड़ेंगे, 16 चौके 64, यानी फिर से 4 से ही गुणा करनी है और ऊपर भी 4 से करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ हो गया 9 चौके 36 माइनस इसका 9 वैसे ही लिखेंगे क्योंकि नीचे 64 है, अपॉन 64 हो गया। तो 36 से 9 गया, बच गया आपका 27/64। तो इस प्रकार से हमने इस श्रेणी, ये जो हमारे पास स्थिति थी, इस श्रेणी के हमने पद निकाले हैं। A1 1 है, A2 आपका 3/4 है, A3 9/16 है और A4 27/64 है। यानी हमने सूची निकाल ली है। अब हमें करना क्या है, ये चेक करना है कि क्या ये सूची AP में है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों। तो अब हमें क्या करना होगा, वही A2 - A1 बराबर A3 - A2 करना होगा। इस श्रेणी के पद निकालिए हैं 1, 3/4, 9/16, 27/64, जो कि A1, A2, A3 और A4 थे। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये AP है या नहीं है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये AP है या नहीं। A2 की वैल्यू कितनी है 3/4 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 1 बराबर A3 की कितनी है 9/16। A2 की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं 3/4। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें जो है क्रॉस इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 यहाँ हो गया 4 एकम 4 और नीचे वही 4
अब ये अभी हमने इसको ही सॉल्व किया था। अब यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, नहीं घट सकता है, तो इसको 4 को 16 बनाओ, तो 4 चौके 16, ऊपर भी 4 से गुणा करिए। तो अब यहाँ 9 लिख लिया जाए क्योंकि इसके नीचे तो 16 है, कोई प्रॉब्लम होगी। माइनस 3 चौके 12 और नीचे एक बार आपको 16 लिखना है। तो यहाँ 3 से 4 गया, माइनस का 1 बचेगा क्योंकि 4 बड़ा है, नीचे 4 लिख दिया जाएगा, बराबर यहाँ 12 से 9 घटेगा तो बचेगा माइनस का 3। अब आप देख सकते हैं आपके एकदम अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, दोनों तरफ बराबर नहीं, यानी कि सार्वांतर बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि चूंकि सार्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः श्रेणी एपी नहीं है। तो मैंने इस प्रश्न को आपको समझा दिया है। थोड़ा सा प्रश्न ये फ्रैक्शन के कारण, भिन्न होने के कारण थोड़ा सा आपको ये टफ लगेगा, लेकिन आप इसको जब 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको इस प्रश्न पे कमांड हो जाएगा और आप अन्य बच्चों से आगे और स्पेशल बनेंगे। तो आई होप, मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इसको 2 से 3 बार देखें, और कहीं यही एग्जाम में आ गया 4 से 5 नंबर में और आप इसकी लैंग्वेज और फ्रैक्शन के कारण अगर छोड़ बैठे तो वहाँ पर तो आपको 5 नंबर का आपका लॉस हो जाएगा ना। तो इसलिए आप प्लीज़ इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इस प्रश्न का अगला प्रश्न जो अगली स्थिति दी है उससे संबंधित एक प्रश्न समझेंगे, जो कि आपके सामने लिख दिया गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं, यानी एक कुआं है उसकी खुदाई हो रही है और हर एक मीटर कुआं खोदने में जो लागत आती है वो बताया गया है। पहले बताया गया है कि जबकि प्रथम मीटर, यानी पहले जब कुआं 1 मीटर तक खोदा जाए तो उसकी लागत 150 रुपये है, यानी प्रथम मीटर खोदने पर 150, और जब उसके बाद अगला 1 मीटर खोदेंगे, उसके बाद अगला 1 मीटर खोदेंगे तो और बाद में हर एक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है कि ये दी गई संख्याएं एपी में हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले प्रथम मीटर खुदाई की लागत, जिसे हम A1 लिखेंगे कितना, 150 रुपये। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग बढ़ती लागत, क्या लिखेंगे, बढ़ती। अब हम उसके बाद यहाँ लिखेंगे बढ़ती लागत या बढ़ी लागत। तो बढ़ी लागत कितनी, 50 रुपये। 50 रुपये आपकी लागत बढ़ गई, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि इसकी श्रेणी क्या बनेगी, तो श्रेणी बना लेते हैं डायरेक्ट। तो श्रेणी इसकी बनेगी, पहले कितना होगा, पहले 150 रुपये जाएंगे, फिर बढ़ाइए 50 रुपये तो कितने जाएंगे, 200 रुपये जाएंगे, फिर बढ़ा दीजिए तो कितने जाएंगे, 250 रुपये जाएंगे, फिर बढ़ा दीजिए कितने जाएंगे, 300 रुपये जाएंगे। फिर डैश करके आप आगे तक लिख सकते हैं। हमें इतनी ही सूची लिखनी है, श्रेणी लिखनी है। तो हमारे पास इन अंकों से संबद्ध ये सूची श्रेणी आ गई। अब ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे, आपको मालूम होगा जिस तरीके से पिछले प्रश्न में हमने बताया कि एपी होगी यदि, क्या बताया था, एपी होगी यदि मैंने आपको बताया था कि लिखना होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो आपको मालूम है A1 ये है, A2 ये, A3 ये और A4 ये। मान रख दीजिए यहाँ पर A2 कितना है 200, तो यहाँ लिखेंगे आप 200 माइनस A1 कितना 150 बराबर A3 कितना है आपका 250 और A2 कितना है आपका 200। सॉल्व करिए, 200 से 150 गया कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 50, और यहाँ पर 250 से 50 गया कितना बचेगा, 200 गया कितना बचेगा 50। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हैं। तो जब लेफ्ट और राइट बराबर है अर्थात इस श्रेणी के सार्वंतर बराबर हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इधर लिख दे रहे हैं, हो सकता है नीचे आपको दिखाई ना देता हो। तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर क्या है, समान है, ठीक है, समान है, या आप सार्वंतर का मान भी D बराबर 50 समान है, अतः सूची एपी है, अतः सूची एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
तो आई होप ये भी प्रश्न आपको, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और नेक्स्ट प्रश्न है, उसको भी हम लोग कर दी गई है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यानी ये स्थिति जो है वो मिश्र धन से संबंधित, ये जो लैंग्वेज लिखी होती है ये स्थिति को बताती है, और आगे स्थिति क्या है वो बताई जाएगी। तो स्थिति है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, उसके संबंधित सवाल है यहाँ पर। तो जबकि 10,000 रुपये की राशि, यानी आप जब जमा करने जा रहे हैं तो आप 10,000 रुपये स्टार्ट में जमा करते हैं, प्रारंभ में कितने जमा कर रहे हैं, 10,000 की राशि का 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हम लोग लिखेंगे प्रारंभिक राशि, राशि यानी पैसे। तो प्रारंभिक जो राशि है उसको आप चाहें तो A1 से लिख सकते हैं, कितनी होगी, 10,000 रुपये, ये आपने लिख दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, हम ओनली दर लिख ले रहे हैं, तो दर जो है वो है 8%। तो ये आप इतना जमा करने जा रहे हैं पहले, तो लिखेंगे हम वर्ष के अंत में, क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मिश्र धन, मिश्र धन वो हो जाएगा आपका A2। याद रहे जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो जो दर होती है उसको 100 में जोड़कर और इसका परसेंटेज आप निकाल देंगे तो आपको मिश्र धन मिल जाएगा लास्ट ईयर का। तो 10,000 यानी कि 10,000 गुणा 8 को हमने जोड़ा 100 में, तो होगा ये 108%, इसका हमें 108% निकालना है इस प्रकार से। तो आप यहाँ लिखेंगे 10,000 गुणा 108/100। तो आप देख सकते हैं 2 जीरो से ऐसे 2 जीरो कट जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 108 और ये 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा लीजिए, ये मल्टीप्लाई हो गई सीधे सीधे। आप चाहें तो गुणा कर लेना, मैंने डायरेक्ट गुणा कर दी, 108 की 100 से गुणा करें कितना आ जाएगा। तो वर्ष के अंत में मिश्र धन यानी जो A2 होगा वो हो जाएगा आपका 10,800 रुपये, इस तरीके से। अब हम निकालेंगे अगले वर्ष के अंत में, अगले वर्ष के अंत में मिश्र धन। तो अब ये जो मिश्र धन होगा वो आपका हो जाएगा A3। मैंने क्या कहा, मैंने कहा नेक्स्ट ईयर में जो आएगा अब उसका 8% निकालेंगे। तो 10,800 का 8% यानी कि 108, यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 108/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। अब आप 108 और 108 की गुणा करेंगे, तो 108 और 108 की आप गुणा कर लीजिए, 8 × 64 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 8 × 8 हो जाएगा। उसके बाद 0 0 एंड 0, उसके बाद 8 0 एंड 1, 4 6 8 8 16, कैरी 1 1 1। तो आपने देखा ये आ गया इसका आंसर 11,664 यानी 11,664 रुपये। अगले साल जो है वो आपको मिल जाएंगे 11,664 रुपये। तो हमने A1 जो है 10,000 हो गया, A2 आपके पास 10,800 हो गया, A3 आपका 11,064 रुपये हो गया। अब आप क्या करेंगे, बस 3 ही पद निकाल लीजिए, काफ़ी है। आपके पास श्रेणी मिल गई है, सूची मिल गई है, अब हमें बस चेक करना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग श्रेणी, या आप लिख सकते हो सूची। श्रेणी बन गई 10,000 कॉमा कितना 10,800, फिर कितना 11,664, 11,664 इनको हटा दो, ये हमारे पास एंड सो ऑन, ये पद आ गए। अब हमें ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो आपको मालूम होगा कि AP है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम चेक करते हैं सार्वंतर की सहायता से। तो लिखेंगे AP होगी यदि, AP होगी यदि, क्या लिखना होता है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे। A2 का मान कितना है 10,800, तो ये लिखा हमने 10,800। A1 10,000 हो गया आपका, A3 आपका 11,664 है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 11,664 माइनस 10,800। अब आप घटाइए 10,800 से आपने 10,000 घटाया तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 800, और यहाँ 11,664 से घटाइए तो आप बचेगा यहाँ पर 4 बचा, फिर 6 बच गया, और 16 से 8 गया
8 बच गया, 1 से गया 0, तो इधर आ गया आपका 864। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 800 है और यहाँ पर आपका 864 है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि श्रेणी AP में नहीं है, AP नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। तो मैंने इस प्रश्न में आने वाली सभी स्थितियों से संबंधित प्रश्नों को आपको समझाया। काफ़ी समय लगा समझाने में और काफ़ी एनर्जी वेस्ट हुई है, तो आप इस हमारी एनर्जी को ज़ाया ना होने दें। आप इसको अच्छे से 1 से 2 बार और देखें तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप इसको जो है कॉपी पेन की सहायता से बार बार इसे 2 से 3 बार आप सॉल्व करें, जिससे कि आपका इस पर कमांड हो जाएगा। और अगर एग्जाम में या आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए तो 5 से 6 नंबर आपको दिलाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें मैंने जो भी आपको प्रश्न समझाए हैं, आपको लगा हो कि सर ने मेहनत की है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर